ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक परफेक्ट सरकार आखिर दिखती कैसी होगी। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ ख्यालों में नहीं बल्कि हकीकत में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं अरस्तू की, जिन्हें पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। उन्होंने ही पॉलिटिक्स को कह सकते हैं आसमान से जमीन पर उतारा और एक साइंटिस्ट की नज़र से परखा। देखिए, अरस्तू ग्रीस की उस महान फिलोसॉफिकल परंपरा का हिस्सा थे जहां सुकरात और प्लेटो जैसे दिग्गज हुए। एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस परंपरा को खूबसूरती से बताती है कि फिलॉसफी सुकरात के साथ एक बीज की तरह आई, प्लेटो के साथ एक बेल बनकर फैली और अरस्तू के साथ एक खूबसूरत फूल की तरह खिल उठी। मतलब साफ है, उन्होंने अपने गुरुओं की विरासत को लिया और उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। अरस्तू अपने गुरु प्लेटो से कह सकते हैं बिल्कुल अलग थे। जहां प्लेटो एक आइडियल, एक परफेक्ट दुनिया के सपने देख रहे थे, अरस्तू जमीन पर उतर आए थे। वो असल दुनिया की सरकारों को स्टडी कर रहे थे, ये समझने के लिए कि भाई असल में काम क्या करता है। ये है आइडियलिस्ट वर्सेस रियलिस्ट की कहानी, और यही चीज अरस्तू के काम को इतना इतना दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अरस्तू ने अपनी खोज शुरू कहां से की। उन्होंने शुरुआत की सबसे बुनियादी सवाल से, एक स्टेट यानी एक राज्य आखिर होता ही क्यों है। तो आइए सबसे पहले राज्य को लेकर उनके जो मूल विचार थे उन पर एक नजर डालते हैं। अरस्तू के लिए एक स्टेट का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना या सड़कें बनाना नहीं था। उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि राज्य सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए अस्तित्व में आता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार का मकसद सिर्फ हमारी हिफाजत करना नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां नागरिक एक नैतिक और भरपूर जिंदगी जी सकें। और अरस्तू का मानना था कि राज्य कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसे कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया हो। नहीं, ये तो ऑर्गेनिकली मतलब स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है परिवार से, फिर कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं और फिर गांव मिलकर एक आत्मनिर्भर शहर राज्य यानी सिटी स्टेट बन जाते हैं। ये एक नेचुरल ग्रोथ है, कोई आर्टिफिशियल बनावट नहीं। तो अगर राज्य एक नेचुरल चीज है तो सवाल उठता है कि इसकी स्टडी कैसे की जाए। यहीं पर अरस्तू का साइंटिफिक दिमाग काम आया। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी की तरह देखा, एक ऐसी लैब जहां वो असली दुनिया की सरकारों को परख कर ये पता लगा सकते थे कि क्या चीज उन्हें कामयाब बनाती है और क्या नाकाम। और जब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा एनालिसिस नहीं था। अरस्तू और उनके स्टूडेंट्स ने, सुनिए, 158 अलग अलग संविधानों को स्टडी किया। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल का डेटा कलेक्शन था। वो सिर्फ बैठकर थ्योरी नहीं कर रहे थे, वो वाकई में फील्ड में जाकर अपना होमवर्क कर रहे थे। अब इतने सारे डेटा के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकारों को क्लासिफाई करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार सिस्टम बनाया। उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला, शासन करने वाले कितने लोग हैं, एक, कुछ या बहुत सारे? और दूसरा, सबसे जरूरी सवाल, क्या वो सबकी भलाई के लिए शासन कर रहे हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए? अगर रूलर्स लोगों की सेवा कर रहे हैं तो वो एक प्योर यानी शुद्ध फॉर्म है, जैसे मोनार्की। और अगर वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं तो वो एक करप्ट यानी भ्रष्ट फॉर्म है, जैसे टिरनी। तो फिर इन सब में से अरस्तू के हिसाब से सबसे अच्छा क्या था? हैरानी की बात है कि उनका जवाब कोई बहुत फैंसी या आइडियलिस्टिक नहीं था। उन्होंने जिसे बेस्ट माना उसे पॉलिटी कहा। पॉलिटी असल में एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो अलग अलग सिस्टम्स के अच्छे हिस्सों को मिलाकर बनता है। ये शायद एकदम परफेक्ट ना हो, लेकिन अरस्तू के लिए ये सबसे स्टेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन था जिसे हकीकत में हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अरस्तू ने प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर ली, लेकिन इसका इलाज क्या है? इन क्रांतियों को, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोका कैसे जाए? खैर, अच्छी बात यह है कि उनके पास इसका भी एक फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला टिका है एक आइडिया पर जिसे कहते हैं द गोल्डन मीन यानी स्वर्णिम मध्यमान। इसका सीधा सा मतलब है एक्सट्रीम से बचना। अरस्तू का मानना था कि एक स्थिर समाज का राज एक मजबूत और खुशहाल मिडिल क्लास में छिपा है। ये मिडिल क्लास बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच एक गोंद की तरह काम करती है जो समाज को टूटने से बचाती है। जब समाज में मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा होती है और वो मजबूत होती है तो वो एक नेचुरल बफर जोन बन जाती है। वो अमीरों के घमंड और गरीबों की जलन दोनों को काबू में रखती है। इससे क्या होता है? समाज में टकराव और क्रांति की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सारा खेल बैलेंस का है। स्टेबिलिटी के लिए उनकी दूसरी बड़ी चाबी रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन।
और ये एक बहुत बहुत बड़ा आइडिया है। अरस्तु का तर्क था कि शासन किसी एक इंसान का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना ही समझदार क्यों न हो। शासन होना चाहिए कानूनों का। कानून सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सोचिए, ये आइडिया आज हर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद है, और इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम अरस्तु को एक पॉलिटिकल जीनियस मान लें, 1 मिनट रुकना जरूरी है। हमें ईमानदारी से देखना होगा कि उनके विचार हर जगह सही नहीं थे। सच तो यह है कि उनकी फिलॉसफी के कुछ हिस्से आज के हिसाब से देखें तो काफी प्रॉब्लमैटिक हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्लेवरी, यानी दास प्रथा पर उनके विचार। अरस्तु ने इसे सिर्फ माना ही नहीं बल्कि इसे जस्टिफाई भी किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये तो एक नेचुरल ऑर्डर है कि कुछ लोग पैदा ही होते हैं राज करने के लिए और कुछ राज करवाने के लिए। उन्होंने एक स्लेव को परिवार की जीती जागती संपत्ति तक कह दिया। जाहिर है ये उनकी फिलॉसफी का वो हिस्सा है जिसे आज की दुनिया पूरी तरह से खारिज करती है। और ऐसा ही कुछ हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर उनके विचारों में भी दिखता है। उनके लिए नागरिक होने का मतलब था सरकार में एक्टिवली हिस्सा लेना, और इसके लिए चाहिए था खाली समय, बहुत सारा खाली समय। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि औरतें नागरिक नहीं थीं, स्लेव्स नागरिक नहीं थे, बच्चे और बूढ़े भी नहीं, यहां तक कि मेहनत मजदूरी करने वाले कारीगर भी नहीं। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब था। तो सवाल यह है कि इन बड़ी बड़ी खामियों के बावजूद हम आज भी अरस्तु की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या खास है जो इन प्रॉब्लमैटिक आइडियाज के बाद भी जिंदा है? आइए इसी को समझते हैं। इसका जवाब है उनका तरीका, उनका मेथड। अरस्तु को पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को स्टडी करने का एक साइंटिफिक तरीका दिया। उन्होंने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने सबूत देखे, 158 संविधानों का एनालिसिस किया, उन्होंने तुलना की, इतिहास को खंगाला और अपनी हर थ्योरी को असली दुनिया के ऑब्जर्वेशन पर टिकाया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जो आज भी इस्तेमाल होता है। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अरस्तु ने 2000 साल से भी पहले ये चेतावनी दी थी कि जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो समाज अस्थिर हो जाता है। और उनका इलाज क्या था? एक मजबूत, स्थिर मिडिल क्लास। अब आज की दुनिया को देखिए, जहां इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है। क्या अरस्तु की ये सदियों पुरानी चेतावनी आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।